नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम इंटरव्यू कर रहे हैं भारत की कई सारी फैकल्टीज़ का, रिनोन फैकल्टीज़ का, जिन्होंने पहले टीचिंग करी है। आजकल वो रिटायर भी हो चुके हैं या फिर इन फ्यूचर वो रिटायर होंगे। तो कई सारे टीचर्स हैं जो भारत में रहते हैं या रिनोन उनकी हम बात करेंगे, उनसे हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज जिनसे हम बात कर रहे हैं वह हैं श्री SPS चोपड़ा जी, जो अभी हाल ही में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 साल पहले रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया था 1972 में गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो गए थे सेंट माइकल ग्रामर स्कूल दिल्ली में, जहाँ पे उन्होंने 4 साल जॉब करी 1973 से 77 तक। SPS चोपड़ा जी के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो रहे हैं हिस्ट्री, और इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया है वो मेन रहा है उनका पॉलिटिकल साइंस। सेंट माइकल ग्रामर स्कूल में टीचिंग करने के बाद वहाँ से वो पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा चले गए थे और वहाँ पे 10 साल उन्होंने टीचिंग करी 1977 से लेकर 1987 तक। उसके बाद वो DAV स्कूल जयपुर में 1987 में एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट पे उनका वहाँ पे पोस्टिंग हुई और वहाँ से उन्होंने अपना कैरियर वर्किंग कंटिन्यू करते रहे और लास्ट में वो जाके, अगर हम बात करें तो हंसराज मॉडर्न स्कूल झांसी में वो 3 साल रह के वहाँ से वो रिटायर हुए एज अ डायरेक्टर। इतने सब करने के बाद अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले उन्होंने अपनी टीचिंग से रिटायरमेंट लिया है, 2012 और 13 के आसपास की हम बात करते हैं। और उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं जो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन पे है, एनवायरमेंटल साइंस पे कई सारी उन्होंने बुक लिखी हैं जो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वो इस टाइम कई सारे पब्लिकेशंस जो हैं उनके पास बुक्स की एडिटिंग के लिए आते हैं, जिसमें मेनली हिस्ट्री की बुक्स, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स और आपकी एनवायरमेंटल साइंस की बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, जिनकी सर क्या कहते हैं पब्लिशिंग जो हो रही है उसकी एडिटिंग करते हैं और पूरी उस पर वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्री SPS चोपड़ा जी से और हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका टीचिंग का सफ़र कैसा रहा और आज के बच्चों के लिए वो कुछ अगर जानकारी देना चाहें या कुछ बताना चाहें कि कैसे वो काम करना है, कैसे वर्किंग करनी है, तो वो सब चीज़ें हम उनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। चोपड़ा सर, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आपने टीचिंग को ही अपना एज अ कैरियर क्यों चूज किया? I had a liking only for teaching. I wanted to become a teacher. मुझे इंस्पिरेशन मिली, हमारे रिलेशन में बहुत लोग कॉलेज टीचिंग में थे, तो स्कूल टीचिंग में थे, और मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि आई विल बी लाइक टू बी ए टीचर। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि आप टीचिंग से काफ़ी साल पहले रिटायर हो चुके हैं, और टीचिंग से रिटायर होने के बाद अगर हम बात करते हैं आपसे, तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं सर? पहला काम तो टीचर का बुक्स को पढ़ना, न्यू कंसेप्ट जो डेवलप हो रहे हैं उनकी स्टडी करनी, और कुछ पब्लिशर्स मेरे से एडिटिंग कराने में शौक़ रखते हैं, वो मेरे पास अपने बुक्स भेजते रहते हैं, मैं एडिटिंग करके वो मेरे से फिर मंगवा लेते हैं। जी, तो फिलहाल आप खाली टाइम में बुक्स की एडिटिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने सुना है कि आप खाली टाइम में कुछ नई बुक्स भी लिख रहे हैं आजकल, जो जानकारी मिली है सर? हाँ, बुक्स के लिखने का तो प्रोसेस चलता रहता है। मेरे कुछ एनवायरनमेंट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन पे बुक्स छपी भी हैं पहले हैं, और सिविक सब्जेक्ट है उस पर भी छपी है जी। और बुक्स तो लिखने का काम चलता रहता है। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आजकल आप बुक्स की एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ नई बुक्स वगैरह भी आपने लिखी हैं, इस पर आप वर्क वगैरह करते रहते हो, इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। इससे पहले कि जैसे हम जानते हैं कि आपने टीचिंग 1972 से अपनी स्टार्ट करी थी, गवर्नमेंट कॉलेज से आपने टीचिंग शुरू करी और काफ़ी साल तक हम ये मान के चल सकते हैं कि 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के पास, और DAV स्कूल का भी एक्सपीरियंस है और कई सारे स्कूल्स में सर ने पढ़ाया है।
और सर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने खुद से 6 स्कूल्स का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया है, उनकी नींव सर ने रखी है, स्टार्ट करवाए हैं। और बाद में कुछ टाइम वर्क करके फिर उन्होंने दूसरे स्कूल स्टार्ट किया, फिर तीसरे स्टार्ट किया। मल्टीपल लोकेशंस पे सर ने ये काम किया है। सर से हम एक पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे, सर टीचिंग ही क्यों आपने एज अ कैरियर चूज किया था? कोई और क्यों मैं नहीं, ये सर? समझता था कि टीचर की बड़ी पीसफुल लाइफ होती है। जी जी जी। पढ़ाने के बाद उसे किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। जबकि मैं दूसरे लोगों को देखता था, शाम को 5 बजे आ रहा है, 6 बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, शॉपकीपर 10-10 बजे आ रहे हैं। तो मैं समझता था टीचिंग ही बेस्ट है। और फिर मैंने अपने मामा से बात की, जो तीनों आदमी कॉलेज टीचिंग में थे, मैंने उनसे बात की। वो कहते हैं योर डिसीजन इज़ वेरी गुड। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके मामा जो थे, जो आपके 3 मामा थे, वो टीचिंग लाइन में रहे, उनको देख के आप मोटिवेट हुए और आपने एज ए टीचिंग कैरियर आपने स्टार्ट किया। सर एक सवाल आता है, एक टीचर का जो वर्क होता है वो बेसिकली स्टूडेंट को खाली पढ़ाना ही नहीं होता है, उनको कैसे आर्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं ना, कैसे जीवन जीना है, कैसे समाज में वर्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो सर पहला सवाल तो ये है कि एजुकेशन क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? हाउ विल यू डिफाइन एजुकेशन सर? Education itself is a lifelong concept. Child has to absorb every aspect of education, and we have to continue teaching the children, and all even in the members of society we have to teach sometimes. ओके, वाई डू वी नीड सर एजुकेशन? एजुकेशन की ज़रूरत क्या है सर? हम देखते हैं सर बहुत से लोग ऐसे हैं, कई आजकल के नौजवान जो बच्चे हैं, जो बात होती है तो कहते हैं कि पढ़ लिख के करना क्या है, अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन सी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन सर फिर भी कहीं तो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एजुकेशन की ज़रूरत होती है, नीड है एजुकेशन की। तो आपको क्या लगता है सर? Education is a very important for everybody. हर एक को एक शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षा के बिना आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। और आज के ज़माने का में जहाँ कंप्यूटर इज़ एन इम्पोर्टेंट, तो ऑल दैट यू नीड एजुकेशन। और आप देखेंगे जो एजुकेटेड आदमी हैं वो काम सही करते हैं, अच्छे करते हैं। कोई एक आधा लाखों में गलत भी कर सकता है, परंतु ज़्यादातर अच्छे करते हैं। और जितने अब यूपी में गुंडे मरे हैं या उनके खिलाफ केस हैं, अब देख लो वो सारे ही अनएजुकेटेड हैं। जी जी जी, बिल्कुल उनको बिल्कुल। कुछ भी नहीं आता एजुकेशन के बारे में। जी सर, जैसे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, जैसे हम आपका प्रोफाइल जब हम बता रहे थे तो हमने देखा कि आपने 1972 से आपने टीचिंग स्टार्ट करी है। एक सर हम यहाँ पे जानकारी और देना चाहेंगे दर्शकों को कि सर डबल एमए हैं उस ज़माने के हिसाब से। उन्होंने पहले एमए किया था पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद उन्होंने एमए किया है आपका हिस्ट्री में, और फिर B.Ed। और उसके बाद सर ने बीएड कंप्लीट किया है और उसके बाद सर टीचिंग लाइन में आए थे और 1972 से गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अपनी टीचिंग को स्टार्ट किया था। अब सर से एक सवाल मेरे पास मन में ये आता है सर कि जैसे हम बात करते हैं कि 1972 की टीचिंग की अगर हम बात करते हैं और हम 2010 और 12 और ये 2023 चल रही है, अब की टीचिंग की अगर हम बात करते हैं सर, तो आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं टीचिंग लाइन में? देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस। उस ज़माने में तो हम बुकिश नॉलेज देते थे बच्चे जी ज़्यादातर, और आज हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। क्वेश्चन से किताब से आते हैं, परंतु उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसका आंसर छांटना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमने बच्चे को उसकी शिक्षा भी देनी है, उसकी भी प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। एक पैराग्राफ आ जाता है 10th क्लास में, हैं, उसमें नीचे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंग्लिश में अनसीन होता है, तो इसी तरीके सोशल स्टडी में एक आ जाता है। उसी में से उसने क्वेश्चन छाड़ने, यदि उसको पता ही नहीं होगा कि वो पैराग्राफ का मतलब क्या है, मतलब तो वो जब ही जानेगा जब वो कुछ पढ़ेगा, लिखेगा, जी जी स्टडी करेगा। जी उसके बिना तो होगा नहीं। जी।
पहले अगर आप जैसे हम बात करते हैं, सर ने जैसे बताया कि जब टीचिंग आज की हम बात करते हैं तो अंतर आ चुका है। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, प्रैक्टिकल है। बच्चे बेसिकली आजकल सवाल पूछते हैं कि अगर आप कोई, जैसे आप सिंपल से एक्सपेरिमेंट की बात कर लें, हमने कहा पानी है और पानी में आप नमक डालते हैं तो हम कहते हैं पानी में नमक घुल जाता है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं घुल गया तो कहाँ गया, तो दिखाइए उसको। तो प्रैक्टिकल करके आप दिखाते हैं, जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है और फिर नमक ऑटोमेटिकली आपके सामने निकल के आता है, जो नमक बन जाता है। कहने का अर्थ है कि बच्चे प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कंपेयर टू द थ्योरी, अगर हम बात करते हैं तो। सर एक सवाल ये था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन शेपिंग एनी स्टूडेंट। अगर हम किसी टीचर की बात करते हैं तो किसी स्टूडेंट को बनाने में उसका क्या योगदान है सर? टीचर का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी स्टूडेंट को बनाने के। पहले तो वो उसकी प्रॉब्लम को समझे कि वो क्या है और उसके हिसाब से उसके आंसर बनाए, उसको शिक्षा दे, उसको पढ़ाए। जब भी वो बच्चा सीखेगा। कई बार ऐसा भी होता है, मेरा एक स्टूडेंट था जो पढ़ने में वीक था, मैं उसके पीछे लगा रहा हैं, और वो मेरी बड़ी इज्जत करता था और बाद में वो उसको आर्मी में कमीशन मिल गया, आर्मी में एज ए कमीशन मिल गया। वो ये कहता था ये आपके कारण हो। मैंने कहा नहीं, मेहनत तो आपने किया, हमने सिर्फ रास्ता दिखाया। बिल्कुल हम टीचर का काम है रास्ता दिखाना, उसको फॉलो करना स्टूडेंट का काम। बिल्कुल सर, सही बात है सर। तो सर एक सवाल मेरे मन में उठा अभी, जैसे आपने बताया कि टीचर्स का जो रोल है स्टूडेंट को शेप करने में वह हमेशा ही रहता है, और आपने उसमें एग्जांपल दिया कि आपका पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट। सर के वैसे स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। सर ने एक की बात करी कि वो आर्मी में जाके कमिश्नर हुए हैं, इसके अलावा ब्रिगेडियर भी बने हैं, कमीशन ऑफिसर बने हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन सर से एक सवाल मन में आता है, क्योंकि सर इतने पुराने टाइम से एजुकेशन में रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 72 से अगर एजुकेशन फील्ड में हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो अब वैसे बात है, सर ने अपनी स्टडी भी 60s के पीरियड में करी होगी, लेट 60s के पीरियड में उनकी कंप्लीट हुई होगी। तो इंडिपेंडेंस के बाद का ही पोर्शन है सर। तो कभी कभी क्वेश्चन मन में आता है कि अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, 47 की बात, और जब आप पढ़ते थे तब जो एजुकेशन थी वो किस तरह की एजुकेशन थी, मतलब कि उनका मेन मोटिव क्या होता था, कैसे वो एजुकेशन देते थे, किन चीज़ों पे वो फोकस करते थे। फिर जब आप टीचिंग लाइन में आए और टीचिंग लाइन में आने के बाद आपने एजुकेशन करी, तब कुछ चेंजेस आए टीचिंग लाइन में, और अब जब आप रिटायर हुए उसके बाद जो आप देखते हैं, तो आपको कहाँ डिफरेंस लगता है कि पहले एजुकेशन, जैसे हमने तो कुछ चीज़ें ये सुनी थी, जैसे हम अपने फादर से बात करते हैं तो फादर हमारे बताते थे कि पहले जो पेपर होते थे 10 में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने के लिए आ गए, आप अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो या कुछ चीज़ें जो होती थी, तो आप कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? पहले जब आप पढ़ते थे सर, पहले तो बुकिश नॉलेज थे। यदि हम 20 क्वेश्चन कर लेते थे तो उसमें से आमतौर पे पेपर आ जाता था, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि बुकिश नॉलेज हो। तो बुकिश नॉलेज होने से ज़्यादा हमें सीखना पड़ता था। अब लड़कों ने एक क्वेश्चन हमारे को आया, व्हाट इज़ नाजुल लैंड। अब नाजुल का मतलब ही नहीं किसी को आता। अच्छा, उसका आंसर तो आते थे उनको, जी। उसका मतलब ही नहीं समझ आता था। आज के कंसेप्ट में ये चीज़ें समझाई जाती हैं, बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं जी। आज आप इवन 10th क्लास का पेपर उठा के देख लो, सारे उनके क्वेश्चंस लास्ट वाले क्वेश्चंस में से नहीं है, उनमें से आधे क्वेश्चन अंदर से कोई भी एक वर्ड पकड़ लेते हैं, उसको क्वेश्चन बना देते हैं। कहने करते कि आजकल बच्चों को बुक पूरी रीड करनी पड़ती है सर। बुक बननी पड़ती है और कुछ मेंटल एबिलिटी से भी वो आंसर कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो परंतु उसके बाद जो अब और सिस्टम चेंज हो रहा है, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज डिफरेंट, आंसर में भी सेम, बट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज डिफरेंट। पहले पूछते थे व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
आज वो दो कंट्रीज का, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कंपैरिजन मांगते हैं। एक में डेमोक्रेसी ठीक चल रही है, दूसरे में नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? कारण बताओ। वो आपने बुक के अंदर से पढ़ा है तो आप लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। सर मतलब कहने ये 10th क्लास में है, ये जो मैं बता रहा हूँ। एक श्रीलंका का एक और कंट्री है, इन दोनों को कंपैरिजन मांगा है और दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज। रशिया ने चाहे श्रीलंका में रेवोल्यूशन होगी और दूसरा कंट्री अपना मजे में डेमोक्रेसी चला रहा है। सही बात है सर। कहने का अर्थ है सर, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि साइंस अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स अपने आप में, मतलब साइंस में फिजिक्स आ जाती है, या मैथ्स की बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री को नॉर्मली अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को कई लोग इस तरह से लेके चलते हैं कि बोले हिस्ट्री ही तो है, रटना ही तो है, क्या करना है। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं चेंजेस की वजह से, कि जैसे सर ने एग्जाम्पल लिया कि बोले डेमोक्रेसी, तो पहले क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है और मेरिट्स डिमेरिट्स बताइए। आज की तारीख में वही क्वेश्चन वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि अगर दो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो दोनों की डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। कहने का अर्थ है कि आप वर्ल्ड लेवल पे सोच रहे हो, उनकी वर्किंग को आपको स्टडी करना पड़ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि क्या हिस्ट्री भी प्रैक्टिकल बन सकती है सर? बहुत कुछ है। हिस्ट्री एक्चुअली इज नॉट क्राइमिंग। क्राइमिंग से आप इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि बुक है, आप कैसे क्राइम कर पाओगे? You can't expect a small child to learn everything. He has to understand the subject and then answer the questions. पहले तो वो पूछते हैं रिलीजियस पॉलिसी, आपको पता हो उसने रिलीजन में काम कितना किया है और कितने में कमी रही है, उसके बिना आप उस क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं सकते। तो हिस्ट्री इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सर एक जैसे बात आती है कि हिस्ट्री को भी हमने कहा टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं सर, सोशल साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, बेसिकली हिस्ट्री, जियोग्राफी, civics and economics sir. So why these 4 subjects, not any other is included? नहीं, इसके अंदर जो कंसेप्ट है ना वो 4 सब्जेक्ट्स का ही है। जैसे साइंस में 3 सब्जेक्ट्स जी जी जी। मैथमेटिक्स में 1 का है, इंग्लिश में 1 का, हिंदी में 1 का। तो इसमें 4 सब्जेक्ट का ही कंसेप्ट सोशल साइंस में, सोशल साइंस में। जी तो जिसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसको ज्योग्राफी पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे जैसे तो 3 सब्जेक्ट वैसे ही किसी समय पे पढ़ा सकते हैं, हम ज्योग्राफी भी पढ़ा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे को ये सब्जेक्ट की ना डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। 3 सब्जेक्ट तो हमने बीए तक ही पढ़े हैं जी। तो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए क्लास के बाद घर जाके पढ़ के आने के लिए। जब टीचर क्लास में आए ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। नहीं तो बच्चा आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है और उसको चुप कराना बड़ा मुश्किल है। एक क्वेश्चन सर आया आपके ही माइंड में, हमें कुछ स्टूडेंट्स से आपके बारे में जानकारी मिली थी, तो हमें ये पता चला कि जो आपका वे ऑफ टीचिंग था हिस्ट्री का, सर बेसिकली हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, बड़ा ही थोड़ा डिफरेंट था। जैसे हिस्ट्री की NCERT की बुक चलती थी, सर क्लास में बुक भी लेके आते थे और बुक को वो रीड करते थे। जैसे उन्होंने बुक लिया और बुक का पेज दिया, उन्होंने वो रीड की, उन्होंने 3 लाइनें या 4 लाइनें रीड करी, ओके, और उसके बाद फिर बुक अलग रख देते थे। तो फिर वो पूरा जो कंसेप्ट था उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और उस पैराग्राफ पे बेस्ड पता चला 1-1 मार्क्स के या 1-1 लाइन के 2-2 लाइन्स के कई सारे वो क्वेश्चन आंसर्स के सेट बना के पूरा कवर अप कराते थे और टॉपिक कवर कर लेते थे। सर इसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे, आपकी ये पॉलिसी क्या थी सर? ये हाँ जी, पहले तो ना एक पैराग्राफ पढ़ लो या 4-5 लाइन पढ़ लो, देखो उसमें से आपको क्या मिलता है, उसके क्वेश्चंस बनाओ, बच्चे को कहो वो खुद क्वेश्चंस बनाएं और फिर उन क्वेश्चंस का आप आंसर करो, ठीक है। और आजकल तो ये सिस्टम है, हर पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन आ जाता है। 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 4 के आते हैं, 5 के आते हैं। कहीं से भी वो एक वर्ड को पकड़ के उसी की एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं। तो आज के बच्चे को बड़े थारो नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट के। बिल्कुल सर। एक सवाल सर मेरे मन में और आता है, जैसे हम बात करते हैं कि
एक आजकल के बच्चे, यंग यूथ जो आज पढ़ाई कर रही है, जी सब्जेक्ट्स पढ़ रही जी है, ठीक है जी। सर। हाँ जी। और एक पहले के बच्चे थे, 90s के, 80s के, 70s के, 60s के स्टूडेंट्स थे, वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो आज बच्चे मैथ साइंस पढ़ रहे हैं सर, वही मैथ साइंस बच्चे पहले भी पढ़ते आ रहे थे। लेकिन फिर भी आजकल एक सवाल हर कोई ये कहता है कि पहले के जो बच्चे थे वो वो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो दोनों में वो अंतर करने की कोशिश करते हैं कि पहले के बच्चे ऐसे थे, आज के बच्चे ऐसे हैं, पहले के बच्चे वैसे थे, आज के बच्चे वैसे हैं सर। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर अगर हम बात करें सर, तो आप पहले के बच्चों को और अब के बच्चों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आप अंतर पाते हैं और क्यों वो अंतर पाते हैं आप सर? पहले बच्चों के पास पढ़ने के लिए हेल्प बुक्स नहीं होते थे और सोर्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होते थे। आज बच्चे के पास सब कुछ है, इसलिए जो पहले का बच्चा था वो क्लास में ज़्यादा सीरियस होता था। आज का बच्चा ट्यूशन्स पे डिपेंडेंट है, यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है और क्लास की टीचिंग में ध्यान नहीं देता। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स नॉट ऑल, some are still very serious in the classrooms and especially the girls. यदि हम ये रिजल्ट देखें तो पता चलता है कि गर्ल्स के रिजल्ट बॉयज से बेटर होते हैं क्योंकि उनकी आउटडोर एक्टिविटीज लिमिटेड होती है। दूसरी चीज़ सर, एक सवाल ये भी आता है कि पहले की एजुकेशन जो थी वो बच्चे के ऊपर इतना बर्डन टाइप नहीं रहती थी। जैसे आजकल हम देखते हैं क्लास फर्स्ट का बच्चा हो, सेकंड का बच्चा हो, जितना उसका वेट नहीं है सर, उससे ज़्यादा वेट का तो वो कंधे पे बैग लटकाया रहता है। दूसरी चीज़ सर, तो उससे एक सवाल कई बार ये आता है कि आजकल की एजुकेशन क्या इस तरह से तो नहीं बनी हुई है कि वो बच्चों के अंदर एजुकेशन को लेके स्ट्रेस पैदा कर रही है, मार्क्स को लेके डर पैदा कर रही है कि अगर इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि आजकल देखते हैं पहले 60% मार्क्स भी बच्चा लाता था, बच्चा खुश था, 70% 75% पे खुश था। आज तो बच्चा 98% भी लेके आ रहा है, 99% भी लेके आ रहा है, तभी बच्चे कह रहे हैं मेरे 98% ही मार्क्स आए हैं, मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा सर। ये सब तो क्या मुझे ऐसा लगता है सर कि आज की एजुकेशन बच्चों के अंदर डर पैदा कर रही है मार्क्स को लेकर सर। पहले ना ओपनिंग्स बहुत कम थे, ऑलमोस्ट नील का। आदमी कहते तो क्या कर रहा है, बी है, क्या करेगा, कॉमर्स होती नहीं थी उस जमाने में, साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो हैं। ओपनिंग्स नहीं होती थी और बहुत कम स्कोप था प्रोग्रेस करने का। आज के ज़माने में प्रोग्रेस करने का स्कोप बहुत है, बहुत है। इसलिए बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं। कई बच्चे तो वो बहुत दूर दूर गांव से जाके, बहुत शहरों में रह के बहुत दूर दूर पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतना पढ़ते हैं दिन रात कि उनके यदि 95% मार्क्स रह जाएं तो कहता है जी मैं तो फिट नहीं हूँ ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, मुझे तो 98 चाहिए थे, मेरा तो फ्यूचर ख़त्म हो गया। तो ये जो स्ट्रेस है ना बच्चे के दिमाग में, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मदद करें। जी, जैसा कि सर अभी हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस क्यों है और मार्क्स को लेकर डर किस वजह से है, उसका आपने रीज़न क्लियर किया सर। आगे सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि हम बात करते हैं सर कि जैसे टीचिंग लाइन आप कर रहे थे, आपने शुरू से करी इतनी टीचिंग पढ़ाते हुए हो गया आपने, इतना अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं आपका 40 ईयर्स के आसपास का, 40 से थोड़ा ज़्यादा आपका टीचिंग का करियर रहा है सर, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है सर। तो सर एक सवाल आपसे ये है कि इनिशियल डेज में जब आपने टीचिंग स्टार्ट करी होगी तब जो आपको पढ़ाने को लेके अप्रोच थी, जैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते थे सर, तब जो आपका पढ़ाने का तरीका होगा या वे ऑफ टीचिंग को हम बोलते हैं, या जो पढ़ाने का जो नज़रिया होता है उसकी जब हम बात करते हैं, और टाइम टू टाइम जब आपने एक बैच पढ़ाया होगा, सेकंड बैच पढ़ाया होगा, थर्ड बैच पढ़ाया होगा, तो भी हम कहते हैं कि आपके पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस आए होंगे सर। तो आप अपने आप में आपने क्या चेंजेस महसूस किए जब आपने इनिशियली टीचिंग स्टार्ट करी थी और फाइनली जो आपने टीचिंग एंड करी सर? चेंजेस तो बहुत हैं कि जब हम अपना कैरियर
एज टीचर स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत कम अप टू द मार्क होते हैं, और जब हम छोड़ते हैं अपने कैरियर को तो हम उसके सब्जेक्ट की हर चीज़ जानते जानते हैं। होते तो इसके बीच में से हम कोई कंसेप्ट आ गया, किसी स्टूडेंट ने भी कोई बता दिया, कोई नई बुक आ गई, किसी ने और बता दिया कंसेप्ट, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है जी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम ईयर टू ईयर। और सीबीएसई भी अपने बुक्स में चेंजेस करती अच्छा सर। है, ये एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सर। सर एक चीज़ मेरा जैसे ये था कि जैसे आपने जब टीचिंग शुरू करी होगी, बहुत से लोग कहते हैं कि कई लोगों से मैंने जैसे बातचीत करी है, इंटरव्यूज़ तो नहीं लिए हैं, लेकिन इन जनरल मैंने कई टीचर से बात करी तो कहते हैं कि पहले जब हम इनिशियली टीचिंग हमने स्टार्ट करी थी तो हम बहुत गुस्सैल टाइप के हुआ करते थे, हम बच्चों को डांट दिया करते थे, हम बच्चों को मार भी दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा हमने चीज़ों को समझा तो हमने बच्चों से गुस्सा वगैरह करना बंद कर दिया। ऐसा कोई घटना आपके साथ कुछ घटी हो कि आपने कुछ चेंजेस आए हो करते सर? थे, हम भी गुस्सा कर लेते थे बच्चों से, हैं, फिर प्यार भी कर देते थे। किसी के कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे, हम गुस्सा कर जाते थे, पर तो गुस्सा 2 मिनट के अंदर हमारा ख़त्म हो जाता था। ये परमात्मा ने हमें शक्ति दी थी बढ़िया। कि हम एक टॉपिक को लेके गुस्सा करते थे, एक बात को लेके, पर्सनली गुस्सा नहीं करते जी। हैं। तो फिर हम वैसे नॉर्मल हो जाते थे, और फिर हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाती थी। सर अभी तो मैं कुछ सवाल आपके ही थोड़े टीचिंग करियर के बारे में ही पूछूंगा, जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं सर, जिसके बेसिस पे मैंने कुछ बच्चे आपके ढूंढे थे, बातचीत हुई मेरी उन स्टूडेंट से सर, और काफ़ी मैंने आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करी सर। तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी कि जैसे जो आप जब टीचिंग शुरू करी थी, मुझे याद है सर, किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी प्रेयर के टाइम पे सर, मुझे याद आता है सर, जो मुझे जानकारी मिली उन्होंने शायद ये बताया था कि आप बच्चों से ये कहते थे कि आपने कि पर डे एक कोई स्टूडेंट मॉर्निंग न्यूज़ तैयार करके आएगा, और वो न्यूज़ आने के बाद जब प्रेयर होगी तो प्रेयर के बीच में हम उस स्टूडेंट को बुलाएंगे, और वो जो दिन भर की खबरें हैं या जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, करंट सिनेरियो इंडिया में जो चल रहा है या वर्ल्ड में जो चल रहा है, उस न्यूज़ को बेसिकली आपको बोलना है। लैंग्वेज बाउंड नहीं रखा था आपने, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं। एक दिन इंग्लिश में होती थी न्यूज़, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक दिन हिंदी में आप न्यूज़ रखते थे। आपने ये कुछ स्कीम लॉन्च करी थी एक से, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये हमने स्कीम लॉन्च की थी, धीरे धीरे दूसरी जगह पर फैल गई, और आजकल सब स्कूल इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सर पहले सर एक सेकंड मैं टोकना चाहूँगा सर चीज़ें। सर ये आइडिया आपके कहाँ कौन से स्कूल में आया था, और ये इसके बारे में क्या आपके थॉट थे जो आपने इसको शुरू किया था? पहले क्या होता था कि हम ना असेंबली होती थी, हम प्रेयर पढ़ते थे, और उसके बाद हम अपना प्रीसेप्ट पढ़ते थे, और बस क्लास में आ जाते थे। टाइम फिर भी बच जाता था। मैंने कहा इन बिटवीन देयर शुड बी समथिंग, हैं। अब बच्चे से कभी न्यूज़ पूछी तो उनको कुछ आता ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये न्यूज़ का कॉलम इसमें बनाया जाए। कोई बच्चा किसी को अखबार के बारे में पता नहीं है तो टीचर उसकी हेल्प करते थे। जी जी जी। हाँ, इस तरीके से टीचर और टॉट का रिलेशन और क्लोज हो जाता। जी। और सर एक चीज़ मैंने और सुनी थी, एक कंसेप्ट और शायद आपने स्कूल में लॉन्च किया था, शायद डीएवी स्कूल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टाटा केमिकल्स में जो था वहाँ पे लॉन्च किया था। वहाँ पे आपने सीनियर शायद जो टीचर्स डे सेलिब्रेशन होता था, उस टीचर्स डे सेलिब्रेशन में सर जो आपके सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते थे, वो जूनियर क्लास में एज ए टीचर जाते थे और वहाँ पे पढ़ाते थे, शायद 1 डे या 2 डे या शायद 4 to 5 आवर्स, कुछ ऐसा कंसेप्ट था हाँ, सर। कुछ ऐसा था। बिल्कुल ठीक है आपका वो कंसेप्ट, स्कूल ने अभी तक फॉलो किया है। और टीचर्स डे में ये होता है कि सीनियर बच्चों को पता होना चाहिए कि क्लास में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे कैसे कंट्रोल करने हैं। तो वो पहले हमसे टॉपिक लेते थे, टॉपिक तैयार करके आते थे, वही टॉपिक पढ़ाते थे। जी। और कई बार हम पीछे भी बैठ जाते थे कि बच्चा कोई ज़्यादा थप्पड़ न मार दे, और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती जी 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 जी। है। बट इट इज़ ए वेरी गुड कंसेप्ट।
जी senior class, taking classes of juniors. सर, आपकी लाइफ का कोई ऐसा कोई वाकया घटा हो जो आपको याद आता हो कि आपके उस वाकये की वजह से किसी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आए हों सर? कोई घटना ऐसी रही हो सर? और ड्रास्टिक चेंज तो यही था, जो वीक बच्चे थे उनको कहते पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो, क्यों घूम रहे हो, हैं? तो कुछ नहीं, इसको अडॉप्ट कर लिया। एक बच्चा था और मेरे बहुत क्लोज हो गया, और मैंने उसको कहा भाई पढ़ा करो, कि फजूल की शरारतों में कुछ नहीं पढ़ रखा है। नंबर आए तो उसके नंबर कम थे, फिर तो जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ तो उसके नंबर इम्प्रूव हो गए, बहुत इम्प्रूव हो गया। मैंने कहा कैसे इम्प्रूव होते नंबर? कहते मैंने आपकी बात मान ली थी, अपने दिमाग में रख ली थी कि मुझे पढ़ना ही है और उसके सिवाय मेरा कहीं कल्याण नहीं हो सकता। सर, जैसे कि अभी आपने बात करी कि NCERT की बुक्स वगैरह आती हैं सर, मुझे याद है सर कि जैसे हम बात करते हैं प्रीवियस समय की सर, जब CBSE बोर्ड स्टार्ट हुआ होगा सर, मेरे ख्याल में शायद आफ्टर इंडिपेंडेंस CBSE बोर्ड नहीं था सर, मेरे ख्याल में कुछ टाइम के बाद आया सर, क्योंकि पहले तो शायद स्टेट बोर्ड से अवेलेबल हुआ करते थे। ISC था, ISC था सर। हाँ। CBSE सीनियर कैमरेज था ना, उसको कन्वर्ट करके ISC बना दिया। अच्छा सर, सीनियर कैम्ब्रिज। हाँ, अच्छा, सीनियर कैम्ब्रिज का ही नाम चेंज होके ISC हुआ है सर। ISC बाद में उसकी जगह पे IS को रिप्लेस कर दिया। और CBSE की क्या कहानी है सर, कुछ आइडिया है सर? CBSE ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी, ISC इज ए प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। वो कितने पैसे ले लेते हैं फीस वगैरह में, हैं? परंतु गवर्नमेंट ने कहा ना हमारा अपना कंसेप्ट होना चाहिए। फिर कई स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया खुल गए, गांव-गांव में खुल गए, तो वो उनके बोर्ड की बड़ी प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने कहा हम सेंटर में एक बोर्ड बनाते हैं जिसका नाम होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और वो उन सब के एग्ज़ाम लेगा। तो आज हम देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के गांव में स्कूल है वो भी उसका मेंबर है, और जो श्रीनगर में स्कूल है गांव के अंदर वो भी उससे एफिलेटेड है। एक चीज़ सर और मैंने सुनी थी सर, या जैसे हमने भी पढ़ाई करी थी, जैसे मैं अपना ही बात करता हूँ सर, तो ये CBSE में मैंने नोट किया कि जैसे साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के नॉर्मल सब्जेक्ट चलते थे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में CBSE ने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, जो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में आए थे, तो वो लिखते थे हिंदी कोर्स A या हिंदी कोर्स A, या कुछ जगह स्कूल में लिखा होता था हिंदी कोर्स B या हिंदी कोर्स बा। वैसे ही आपके पास इंग्लिश में होता था कोर्स A या कोर्स B। ये हम कई बार शब्द सुनते हैं कि CBSE बोर्ड में ज़्यादातर कोर्स A कोर्स B पहले चला करते थे, तो सर ये क्या बेसिकली कंसेप्ट था, इसके पीछे क्या लॉजिक इसके था? पीछे लॉजिक ये है कि कोर्स बी में सिलेबस कम होता है और उसमें क्वेश्चंस आंसर सेट होते हैं कि किताब के पीछे दिए हो वो रट लो, हैं? जो कंसेप्ट कोर्स ए का कंसेप्ट था ये एक ब्रॉड माइंडेड था, बाद में इसके ऊपर सेमिनार्स भी हुए। सेमिनार्स के बिना कोर्स ए स्कूल में स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हैं? परंतु इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हैं, जैसे आपकी टीचर थी कला चंद्रशेखर, जी जी उसका लड़का He was an extraordinarily intelligent boy, जी but in Hindi he was not up to the mark. इसलिए उसको हिंदी बी दी गई थी। तो ऐसे बच्चों को हेल्प मिल जाती है। तो सर CBSE में ये कोर्स है और कोर्स भी अभी भी चल रहे हैं चल या रहा है। चल रहे हैं सर? अच्छा। क्योंकि सर कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब तो बड़े बड़े स्कूल कर रहे हैं, फरीदाबाद में कई स्कूल है जो हिंदी और इंग्लिश के कोर्स भी कर रहे हैं जी 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 10th में। 10th में। हाँ, क्योंकि सर ये चीज़ें होती है ना, बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको डिफरेंस नहीं पता होता है, कई बार हमें नहीं डिफरेंस पता होता था कि कोर्स ए और कोर्स बी में डिफरेंस किया। तो जैसे सर ने अभी क्लियर किया कि कोर्स ए कंपैरेटिवली टफर है कंपेयर टू कोर्स बी। कोर्स बी बेसिकली हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मीडियोकर। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, कोर्स ए और कोर्स बी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए ही है, या आप ये कहो कि रीजनल लैंग्वेज के लिए आप कह सकते हो उस चीज़ के लिए। कारण ये था CBSE बोर्ड में कि कभी कभी होता है क्या है कि जैसे आप DAV के जैसे स्कूल्स की हम बात करेंगे, वो नॉर्मली फैक्ट्रीज जो होती है, टाटा की फैक्ट्रीज हैं या इफ्को है, यहाँ बेसिकली DAV के स्कूल्स ओपन होते थे, और यहाँ पे जो रहने वाले पेरेंट्स थे वो डिफरेंट स्टेट्स जो इंडिया के से वहाँ से आए आते थे। तो कई बार पता चला कर्नाटक का स्टूडेंट आपका
जयपुर में पढ़ रहा है या तमिलनाडु के स्टूडेंट जयपुर में पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। तो सीबीएसई ने 2 कोर्स का पर्पस यही था कि क्योंकि उनकी हिंदी अगर वीक है तो वो कोर्स ए, जिसमें बेसिकली आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ है, व्याकरण बहुत ज़्यादा कवर अप हो रही है, तो वो कवर अप नहीं हो पाती थी, तो वो कोर्स भी चला दिया करते थे ताकि ये कि वो ईजिली उसको कवर अप कर सकें। चीज़ें वही हैं, चीज़ें आप वही चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन बेसिकली पेपर जो होता था, पेपर एग्जाम होता था, वो कंपैरेटिवली सिंपल होता था शायद कोर्स ए से, जहाँ तक मुझे जानकारी है सर। सर सही कह रहा हूँ सर मैं सर? Course B was simple, course A was tougher, and scoring also. एंड स्कोरिंग ऑल्सो, बी इज स्कोरिंग। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट थे, उसके 98 आए थे कोर्स बी में, और वो इंडिया में फर्स्ट थे। जो बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। शायद आप ही के समय में थे। जी 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 जी, मैं भी सर का ही स्टूडेंट हूँ और सर से मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ। सर मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। सर ने मुझे 6th क्लास से 9th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ाई है और सर का मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। और आगे हम बात करते हैं सर से। एक सवाल मेरे पास और ये आ रहा था सर कि कभी कभी कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? रोल मॉडल बिल्कुल बन जाते हैं। बच्चा ब्लाइंडली एक टीचर को फॉलो करने लग जाता है, उसकी अच्छी अच्छी बातें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे भी रोल मॉडल थे, डॉक्टर वी.एस. बुधराज मेरे रोल मॉडल थे, उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करता था, इसलिए मेरा पढ़ने में शौक हुआ। डॉक्टर वी.एस. बुधराज सर, जो आप अपने प्रोफेसर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो करते थे सर, उनके बारे में थोड़ा आप कुछ और बताना चाहेंगे? आप इनसे कब पढ़े? वो आदमी कभी भी 1 मिनट लेट क्लास में नहीं आता था, कभी भी, और पढ़ाता था तो 60 मिनट्स की क्लास हो तो उसका बिजनेस था 60 मिनट्स फुल, 59 मिनट्स नहीं वो डिवोट करता था, फुल टाइम पढ़ाता था। और कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लो, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करते थे जी, टाल मटोल नहीं करते थे। तो इसलिए वो मेरे रोल मॉडल नहीं थे, हमारे क्लास में कई बच्चों के रोल मॉडल थे। तो इसलिए उन्होंने कई बच्चों की ज़िंदगी बनाई। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, वो उनकी डेथ हो चुकी है, और मुझे बड़े उस समय बड़ा अच्छा, बुरा तो ये लगा कि उनकी डेथ हो गई, अच्छा ये लगा कि उनकी लाश पर मैंने अपने हाथ से लकड़ी रखी। जी, ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है। ये है सर, एक चीज़ और सवाल ये आता है सर कि अगर हम एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड की बात करते हैं सर, या पेपर पैटर्न की बात करते हैं, या क्वेश्चंस जो एग्जाम पेपर में रखे जा रहे हैं आजकल या पहले सर, तो सर आपको क्या लगता है, अब क्वेश्चंस टफर आ रहे हैं या पहले क्वेश्चन टफर आया करते थे सर? पहले तो टफर का मतलब ही नहीं ना, 10 आ गया 5 जवाब दो, आपको 4 आते हैं टॉप हैं, परंतु आपको पास होना मुश्किल है यदि आपका 5th नहीं लिखेंगे। सही बात है। अब ये है कि आपके एक क्वेश्चन छोड़, आप 4 क्वेश्चन छोड़ दो, फिर भी आपके 85% आ सकते। कहने का अर्थ है सर, आप जो बताना चाह रहे हो उसमें ये कि पहले जो सिस्टम था, या जो बात कर रहे हैं 60, 70, 80s तक इनफैक्ट, कि वो 10 सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए, 5 यूनिट का सिलेबस है, 10 सवाल पूछ लिए गए, आपको कोई से भी 5 करने हैं। अब पता चला आपको 5 में 5 क्वेश्चन पूरे नहीं आते हुए 4 ही आते हुए, तो 4 ही आप कर पाएंगे, बाकी 6 आपके छूट जाएंगे, मार्किंग कम हो जाएगी। इसलिए पहले शायद ऐसा होता था कि बच्चों की 60% बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ती थी, जबकि आजकल क्या है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं और मल्टीपल रेंज के क्वेश्चंस है कि 1 नंबर का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, उसमें भी चॉइसेस हैं। अच्छा, 5 वाले में चॉइसेस हैं, 4 वाले में भी चॉइसेस हैं। 4 लेंथी वाले में चॉइसेस हैं, मतलब इन बिटवीन 2। जी 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 जी, बिटवीन 2 यानी कि एनी 5, बिटवीन 2 चॉइस होती है, तो आप कोई भी आंसर कर दें। फिर स्कोरिंग इज बेटर। अच्छा, फिर सेशनल मार्क्स में 20% प्रैक्टिकल मार्क्स जो लाते हैं प्रैक्टिकल तो अलग है, सेशनल भी अलग है, जो टीचर के हाथ में, जो स्कूल के हाथ में 20% कर दिए 5 सब्जेक्ट में 10th में।
हर सब्जेक्ट में जी जी जी। हैं, तो उससे बच्चे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है और वर्क बहुत अच्छा करता है, कॉपी उसने अच्छी मेंटेन की है, टीचर की रिस्पेक्ट करता है, तो टीचर फिर उसको 20 में से 20 ही दे देते हैं, कई बार 19 दे देते हैं। तो बच्चों को एडवांटेज तो मिलते ही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिस्टम में ये कुछ होता था नहीं। कि आपको उसे जैसे आपके बच्चों को प्रैक्टिकल 20 नंबर अलग भी जुड़ जाएंगे, 20 नंबर सेशन के भी जुड़ जाएंगे, 80 नंबर का एग्जाम लग गया। पहले तो 100 नंबर का एग्जाम होता था पहले, और 10 में से 5 क्वेश्चन करने। मैंने तो सर ये भी सुना है कि पहले शायद बीए या बीएससी के कोर्सेज 2 ही साल के हुआ करते थे किसी टाइम पे, ऐसा नहीं कुछ नहीं है सर? नहीं, हाँ, 70s के? पहले 14 इयर्स ग्रेजुएशन थी ना, 10 + 2 + 3, जी, 10 10 के प्लस 2 प्लस 2 14 ईयर्स, 10 + 2 + 3, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स स्कूलिंग होगी। पहले 14 ईयर्स स्कूलिंग थी। इंजीनियरिंग का 1 साल कम कर दिया। अब ये नया सिस्टम आ रहा है, इसमें इंजीनियरिंग का 1 साल फिर पढ़ा देंगे और इधर से हायर सेकेंडरी ओल्ड आ जाएगी, यदि ये इम्प्लीमेंट हुआ तो। लेकिन सर ऐसा कोई शायद 70 से पहले शायद बीएससी वगैरह 2 साल की रहती थी क्या, ऐसा कुछ था? मैं तो कहता हूँ एमए 1 साल की होते थे। अच्छा, होती थी? हाँ, मैंने देखा मेरे मामा जी ने दिया था, और 6 सब्जेक्ट पेपर्स होते थे। अच्छा अच्छा। अब 8 है, प्रीवियस फाइनल अलग अलग है। पहले एजुकेशन में सर 1 साल का एमए होता था, 2 साल का बीए होता था, जो शायद बाद में चेंज करके वो 3 साल का और 2 साल का कर दिया गया। और ट्यूशन के बाद हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी ये सारा सिस्टम सेट करने के लिए, और हमारे एजुकेशनिस्ट को, यूनिवर्सिटी वालों को बहुत दिक्कत हुई। पहले एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेती थी, बोर्ड होते कहाँ थे। अच्छा। हैं, मैंने 10th का एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी से दिया है। जी जी। बोर्ड तो उसके नेक्स्ट ईयर क्रिएट हुआ। क्रिएट हुआ था। तो मतलब है हमारे 10 और 11 12 13 साल ऐसे वेस्ट गए। यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम देती रही, उनको क्या पता था एग्ज़ाम कैसे होता है। कहने का अर्थ है सर, जो अगर आप यंग जनरेशन के इस टाइम बच्चे हैं जो बात कर रहे होंगे, उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सर के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एजुकेशन कैसी थी, अब कैसी है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, तो बेसिकली स्टेट प्रोविंस के अंदर में ये आपकी इंडियन एजुकेशन आती थी। तो नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते थे 10th के एग्ज़ाम, जिसको आप बोर्ड कहते हो, या 12th के बोर्ड्स, वो बेसिकली वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी। जैसे आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी 10th का बोर्ड कराएगी अगर पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में जैसे आपके पास कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई या आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, ये अपने उनको एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती थी वर्किंग करने के लिए। तो वो यूनिवर्सिटी 10th के एग्ज़ाम्स करा रही है या 12th के एग्ज़ाम्स करा रही है, वो बेसिकली उनका अपना पैटर्न रहता होगा, जो दिक्कतें आती होंगी उस टाइम। बहुत दिक्कतें आती थी। फिर ये यूनिवर्सिटी सिस्टम कैसे चेंज हुआ सर, कुछ बताएंगे सर? आपको कुछ बताना चाहेंगे इसमें? कैसे यूनिवर्सिटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से वो एग्जाम। तो गवर्नमेंट का डिसीजन, अच्छा, गवर्नमेंट की बोर्ड्स में भी करेक्टेड जी जी जी। टू हेल्प द चिल्ड्रन। कहने का अर्थ है कि एजुकेशन हमारी इंडिया की इतनी रिफॉर्म हो रही है, अगर आप नोटिस करेंगे बहुत हो गई, कि अभी भी होने वाली है। हाँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो और बेटर हो गई। जी, वो और ज़्यादा बेटर हो रही है। उसमें तो सिस्टम ये भी है कि अगर आप बीच में एजुकेशन छोड़ भी देते हैं तो इन फ्यूचर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और जहाँ तक आपने कंप्लीट करी वहाँ तक कि आपको डिग्री, सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर्टिफिकेट। आपने 11th किया, 12th नहीं कर पाए, 11th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आपने 9th कर ली, 10th नहीं किए, 9th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कई जगह पर क्लास 4 में के अंदर 8th पास लेते हैं, तो वो जा सकता है। जी, ये चीज़ हो रही है। जहाँ भी वो उसको बेनिफिट मिले वो जा सकता है। अगर भारत में जी। कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए जाएं हाँ, तो ये क्या होगा इससे सर? रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे, बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी। अब बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, क्या करना है यार, मंडे से तो कोटा जा रहे हैं, जी। यहाँ क्या करना है, वो वहीं पढ़ लेंगे। टीचर ने क्या पढ़ाना है, चल क्लास छोड़ बाहर चल। जी। तो ये एक कंसेप्ट हो गया विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल। कुछ बच्चे तो 98% मार्क्स लेते हैं और कोचिंग सेंटर में जाते ही नहीं, हाँ, ट्यूशन भी नहीं रखते हैं, बिल्कुल। खुद अपने आप पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इट डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर ये थिंकिंग वाकई एक डायवर्शन है, और
कोटा से जाके कितने लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, ये आपको पता ही है। जी बिल्कुल। हार्डली 10% बच्चे कामयाब होते हैं, और वो बच्चे वैसे ही अच्छे। और कोटा तो सर अलग बात रही सर, कोचिंग का तो सर ये है कि बच्चे 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में भी कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं सर। और चाहे वो स्कूल के और स्कूल टीचर से ज़्यादा लाइक करते हैं, पर यहाँ कुछ स्कूल की जो टीचिंग में है। लेकिन ये कंसेप्ट छोटी जगह में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप टाउन एरियाज में जाएंगे तो वहाँ ये अभी इतना इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन है हर जगह पर, सब जगह ही हो रहा है सर। प्राइवेट ट्यूशन कहते हैं उसको। हाँ प्राइवेट ट्यूशन। अच्छा, मदर और फादर दोनों एम्प्लॉयड हैं, अब बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये बताओ। सही बात है सर। इट इज़ देयर हेल्पलेसनेस। वो उनको देख लेते हैं, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती है, फिर पेरेंट्स देख लेते हैं। इस तरीके से तो चल रहा है जी। हमारी अपनी फैमिली में चल रहा है। ये था कि जैसे हम बात करते हैं सर, इंडिया में कई सारे बोर्ड्स अवेलेबल है। जैसे हम बात करते हैं स्टेट बोर्ड्स हैं सर, जैसे आपका यूपी स्टेट बोर्ड है, या उत्तराखंड स्टेट बोर्ड हो गया, कर्नाटक स्टेट बोर्ड है, मतलब जितने पंजाब बोर्ड हो गया, ठीक है, कई सारे बोर्ड्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ICSE बोर्ड्स हुए हैं सर, CBSE बोर्ड्स हुए हैं, वेरियस बोर्ड्स हैं। इसके अलावा कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अपना प्राइवेट बुक्स यूज़ करके पढ़ाते हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट से अप्रूव भी नहीं है, वो भी सब चीज़ें चल रही हैं सर। तो सर इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो चीज़ ही हो गई कि क्या इतने सारे बोर्ड्स होना जरूरी है क्या? इससे नहीं, क्या फायदे? जरूरी तो नहीं है, परंतु वी आर हेल्पलेस ना। जो एजुकेशन है ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, इसके अंदर स्टेट्स कैन हैव देयर वे। ओके। और उस अब एक छोटे से गांव का लड़का है, वो बेचारा इंग्लिश मीडियम को क्या समझे, अपने मदर टंग में समझ के कुछ पढ़ तो सकता है। जी। इसलिए ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। पर मेरी एक सजेशन है कि सारे बोर्ड्स ना, जितने भी स्टेट्स हैं, इनको मिलना, एक जगह मीटिंग करनी चाहिए, और इनके सिलेबस सेम होने चाहिए, एटलीस्ट 90% सिलेबस कॉमन होना चाहिए। ISC और CBSE में कोई फ़र्क नहीं है, आप जहाँ से मर्जी पढ़ लो, वो both are recognized by the government. जी। और अच्छा, ये अगर हम कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर दें कि 1 नेशन 1 बोर्ड, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। इट्स ए वेरी वास्ट नेशन। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, वर्ल्ड का 7th बिगेस्ट नेशन है। जहाँ भी जाऊँगा पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन, और डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज बैरियर्स भी है सर। बहुत प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। तो एजुकेटेड आदमी नहीं बोल सकता प्रॉपर हिंदी है। जी 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 जी। वो तो मुझे स्टेट लैंग्वेज बोलेगा, जी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, इसी वजह से हमारे मल्टीपल बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम बात करें, आप कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो वो कर्नाटक में अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम एक ही चीज़ करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। उस चीज़ को हमें थोड़ा समझना पड़ता है। और ठीक है? इसके अंदर CBSE ने एक कदम उठाया है। जी। हिंदी की जगह पर आप उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हो, आप चाहते हैं कि आपको उड़िया आए, आप उड़िया हैं, तो आप उड़िया ऑप्ट कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि वो स्कूल वो लैंग्वेज पढ़ा रहा है या नहीं। जी 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 जी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा होगा आपका? नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं। CBSE ने तो बड़े ऑप्शंस हैं। ठीक है। एक सवाल सर और ये आता है कई बार सर, कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा, एक सवाल ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है सर, उसके तहत अगर हम बात करते हैं तो क्या सर NCERT की जितनी बुक्स हैं उनको दोबारा से डिज़ाइन किया जा रहा है, या उसमें से कुछ ऐसे पोर्शंस जो बेसिकली ऑथेंटिक नहीं है या जिनका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, उनको ही रिमूव किया जा रहा है, ऐसे कुछ ऐसा? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन तो नहीं हुई, परंतु यदि पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाएगा तो पुरानी बुक्स का क्या वैल्यू रह जाएगा। और यदि हम कुछ टॉपिक्स को चेंज करेंगे तो फिर वो पेजेस को चेंज करके वो बाइंडिंग में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिकली थोड़ा बहुत ही पोर्शन ऐसा होता है जो आपका कुछ मॉडिफिकेशंस की नीड करता होगा, इसलिए उसको हम चेंज करने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री में साउथ इंडिया को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी।
जी। एक 3-4 पेज का एक पेज चैप्टर होता है, वो हमने ऐड कर दिया, अदरवाइज कोई है नहीं। और मुग़ल हिस्ट्री से पूरी किताबें भरी पड़ी हैं। और नॉर्थ ईस्ट का भी एरिया कम कवर किया गया है। बहुत कम, बहुत कम। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो उनका भी अपना रोल है। और कभी भी अगर आप इंडिया के उसकी हम बात करते हैं जहाँ डोमिनेशन की, या अदर कंट्रीज ने जो इंडिया पे डोमिनेट किया है, तो उसमें वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स को कवर अप नहीं कर पाए। इनफैक्ट साउथ में भी नहीं पहुंच पाए। इससे साउथ की डाइवर्सिटी वैसे इवन अंग्रेज लोग जहाँ से हारे हैं उसका रेफरेंस भी नहीं है हमारे पास। सही बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में इनकी हिम्मत नहीं थी, हैं, महाराजा रणजीत सिंह पे ये हमला करना और उसके पंजाब को जीतना। उसे नज़दीक नहीं टपकने दिया, और रंजीत के मरने के 10 साल के बाद तक सोचते रहे। 10 साल बाद इन्होंने कैप्चर किया पंजाब को। जी। 1839 he expired and 1849 पंजाब was conquered by the British। इतना फियर था उस आदमी का। जी बिल्कुल। और इसका जिक्र किताबों बुक्स में नहीं है। मतलब मामूली सा बहुत थोड़ा थोड़ा कि 1839 में वो उसकी डेथ 1849 में ली है अंग्रेजों ने पंजाब को। पर उसको डिटेल होनी चाहिए, क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न थे। एक्चुअली हम लोग का मेन क्वेश्चन यही है कि जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं सर, कि वो ऑथेंटिक हो, कि मतलब कि हमने ये हिस्ट्री में ये पैराग्राफ पढ़ा, तो ऑब्वियसली बात है अगर पैराग्राफ कोई पढ़ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कोई विद प्रूफ होगा ना, कि हिस्ट्री मतलब घटना जो घट चुकी उसको हम रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिखा होना चाहिए या मिलना चाहिए या उसके प्रूफ अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम उसकी हम बात करेंगे सर। अच्छा सर, जैसे कि बहुत आपसे बात करी मैंने इस टाइम, और काफ़ी देर आपका इंटरव्यू लिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया इस इंटरव्यू देने के लिए सर, फिर भी लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। पहले तो ये है कि यंग जनरेशन जो बेसिकली अगर हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट लेती है पढ़ाने के लिए फॉर द 10th स्टूडेंट्स, या हिस्ट्री की आप बात कर लीजिए, या जो यंग जनरेशन जो टीचिंग में आ रही है सर, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कि क्या गाइड करेंगे, कैसे वो एजुकेशन लाइन में पढ़ाए बच्चों को सर? इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ना पहले तो सिलेबस की डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, आपके पास पूरा सब्जेक्ट मटेरियल होना चाहिए, और सारी किताब पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक चैप्टर को पहले एक्सप्लेन करो और बाद में बुक खोलिए। जी। एक सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप पेज टू पेज तो बाद में होगा, पहले उनको पूरे कंसेप्ट दे दो, इस चैप्टर में करना क्या है, होना क्या है, और उसके बाद आप बुक से पढ़ाइए, क्योंकि बुक्स के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। जी 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 जी। आज की एजुकेशन बहुत डिफरेंट है पिछली एजुकेशन से। एक सवाल और सर आपसे, कि यंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? यंग स्टूडेंट्स को मैं एक ही बताऊंगा कि देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन दिस डेज, एंड यू हैव टू वर्क एंड वर्क, और अपना एक एम बना लो, हैं, कि जब तक एम पूरा नहीं होता, जब तक आपने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ही एक आदमी हार जाता है, कहता छोड़ो यार हमें समझ में नहीं आता ना, हिम्मत नहीं हारनी, और फाइट टिल द फिनिश, फाइट अप टू द फिनिश। तो दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे ये मेरा पहला इंटरव्यू था। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ मेरा इस टाइप पर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सर हैं श्री SPS चोपड़ा जी, वो मेरे भी टीचर रहे हैं। सर ने मुझे टाटा केमिकल पब्लिक स्कूल में 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ाई थी, और सर से मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। 9th क्लास के बाद, क्योंकि हम जब पापा का ट्रांसफ़र हुआ था तो जगह चेंज होने की वजह से सर का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास से लॉस हो गया था। इन फ्यूचर मुझे सर से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिला, कोरोना के टाइम पे 2019 की बात है। सर का नंबर मुझे एनी हाउ प्रोवाइड हुआ, मिला कहीं से मुझे, तब मैंने सर से टच में रहा, सर से बात करी, और सर से मैंने कहा कि मैं अपने चैनल के लिए आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आपसे सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और सर इसके लिए इस टाइम पर राजी हुए, और आज मैं सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है सर से बात करके, आपका इंटरव्यू लेके, और मैं बहुत धन्य हुआ। और मेरे ख्याल में मेरे चैनल के थ्रू बहुत से लोग जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कई सारे सर के पुराने स्टूडेंट्स भी हो सकता है जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा, तो हो सकता है
उनसे बातचीत हो। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा और सर को मैं पूरी तरह से धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे पूरा टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।